दोस्तों आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कूलम्ब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि दो चार्ज के बीच जो कूलम्ब फोर्स लगता है वो कूलम्ब फोर्स एक एक्शन रिएक्शन फोर्स के पेयर के रूप में होता है। दोनों चार्ज एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। मैग्नीट्यूड में इक्वल होने के कारण उन दोनों फोर्सेज को हम लोग सीधे F बोलकर और 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R² फार्मूला उसके लिए लिखते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम लोग। केवल F ही लिख देते हैं, Q1 Q2 पे फोर्स लगाए उसके लिए भी और Q2 Q1 पे फोर्स लगाए उसके लिए भी। लेकिन दोनों चार्ज जब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन हो गया, तो एक F नाम से तो काम चलेगा नहीं, इसलिए दो अलग अलग नाम लेना पड़ेगा। और वैसी स्थिति में यदि हम दोनों चार्जेस को पॉजिटिव ले रहे हैं, आप जानते हैं कि पॉजिटिव लेने पर या दोनों को निगेटिव लेने पे रिपल्सन वाला फोर्स लगेगा और दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव दूसरे को निगेटिव लेने पे अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। तो रिपल्सन का फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अट्रैक्शन का इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये सब आपको मालूम है, लेकिन फिलहाल जो हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखने जा रहे हैं ये दोनों को पॉजिटिव चार्ज मानकर लिख रहे हैं और जो फाइनल कंक्लूजन निकलेगा उसमें हम लोग को जैसा पॉजिटिव निगेटिव होगा वैसा वैल्यू डालकर वो जनरल फार्मूला हो जाएगा, सबके लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। तो Q1 Q2 पॉजिटिव चार्ज है, Q1 Q2 पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोगों ने F21 से डिनोट कर दिया। उसी तरह से Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को हमने F12 से डिनोट कर दिया। लेकिन ये दोनों फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में सेम है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड में जब सेम है तो हम लोग इन दोनों का सेम मैग्नीट्यूड जो है F के इक्वल है। तो यहाँ पे F12 और F21 दोनों ही F के इक्वल होंगे, जो कि इक्वल है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेक्टर F12 और वेक्टर F21 दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। जब हम लोगों ने फोर्स को अलग अलग डायरेक्शन दिखाया तो अब दोनों चार्जेस के बीच के डिस्प्लेसमेंट का भी अलग अलग हम लोग डायरेक्शन लेंगे। Q1 से Q2 की ओर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर R21 से डिनोट करेंगे और उसी तरह से Q2 से Q1 की ओर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसको हम लोग R1 वेक्टर R12 से डिनोट करेंगे। तब जबकि वेक्टर R12 और वेक्टर R21 डायरेक्शन में तो अपोजिट होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों का मैग्नीट्यूड R के इक्वल होगा। अब उसी तरह से जैसे हमने Q1 से Q2 की ओर वेक्टर R21 लिया है, उसी तरह से वेक्टर R21 के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग R21 कैप से डिनोट करेंगे। उसी तरह से Q2 से Q1 के डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हम लोगों ने वेक्टर R12 से डिनोट किया है, लेकिन वेक्टर R12 के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग R12 कैप से डिनोट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने अभी आपको बोला है वो सब मैंने यहाँ पे नीचे फॉर्मल ढंग से लिख दिया है। आप एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। Q1 पे जो Q2 के द्वारा फोर्स लगेगा उसको हम लोग वेक्टर F12 बोलेंगे। उसी तरह से Q2 पे Q1 द्वारा जो फोर्स लगेगा उसको F21। देखिए जो फर्स्ट जो लिखा हुआ है उस पर फोर्स लगेगा, जो सेकेंड जो लिखा हुआ है उसके द्वारा फोर्स लगेगा। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं वेक्टर R12 किधर से किधर का डिस्प्लेसमेंट है, Q2 से Q1 का। जरा आप ध्यान दे लेंगे F12 और R12 दोनों को जरा ध्यान दीजिएगा। F12 किस पे फोर्स है, Q1 पर फोर्स है Q2 के द्वारा, लेकिन R12 किधर का डायरेक्शन है, Q2 से डायरेक्शन है Q1 की तरफ। उसी तरह से आप देख सकते हैं वेक्टर R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है Q1 से Q2 की ओर। और इसी तरह से हमने इनके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर भी ले लिया है। R12 कैप जो है यूनिट वेक्टर है वेक्टर R12 के डायरेक्शन का, यहाँ पे लिखा हुआ भी है लॉन्ग वेक्टर R12। और आपने एक स्केलर एंड वेक्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एन कैप यूनिट वेक्टर बराबर होता है किसी भी वेक्टर में उसके मोड से डिवाइड कर देते हैं तो उस डायरेक्शन का, उस वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकल जाता है। तो R12 कैप जो है यूनिट वेक्टर है वेक्टर R12 के डायरेक्शन का, तो वेक्टर R12 वेक्टर में उसके मोड से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से R21 कैप जो है यूनिट वेक्टर है R21 वेक्टर के डायरेक्शन का, तो इस वेक्टर R21 में हम लोग मोड ऑफ वेक्टर R21 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो जो हम लोगों ने माना है सो हमने लिख दिया। अब ये सारा हम लोगों ने तैयारी कर लिया है। अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन स्केलर फॉर्म में जिस समय हम लोग लिखा करते थे तो एक ही फॉर्मूला लिखते थे, लेकिन वेक्टर फॉर्म में वेक्टर F12 और वेक्टर F21 दोनों फोर्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर F12 का फॉर्मूला लिखेंगे। आप पढ़े हुए हैं स्केलर एंड वेक्टर में कि किसी वेक्टर को लिखने के लिए उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में एन कैप से यूनिट वेक्टर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक उसी तरह से वेक्टर F12 लिखने के लिए हम लोग को F12 के मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में F12 का मैग्नीट्यूड आप देख लीजिए, यहाँ पे F12 का मैग्नीट्यूड वही है जो F21 का मैग्नीट्यूड है, और दोनों का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के इक्वल है। और दूसरा F12 के डायरेक्शन का हम लोग को यूनिट वेक्टर चाहिए। F12 के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आप देख सकते हैं, F12 इस डायरेक्शन में है लेफ्टवार्ड, और इस लेफ्टवार्ड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर देख लीजिए कौन है, R12 कैप। F12 वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है R12 कैप। तो देखिए हम लोग यहाँ पर F12 के जगह पे लिखेंगे 1/4πε0, यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और एन कैप के जगह पे हम लोग लिखेंगे R12 कैप। तो ये वेक्टर F12 का ये फार्मूला हो गया। उसी तरह से हम लोग वेक्टर F21 का भी फार्मूला लिखेंगे। वेक्टर F21 इज इक्वल टू होगा F21 इंटू एन कैप। आप देख सकते हैं F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और आप जानते हैं जैसे F12 के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर R12 कैप था, तो उसी तरह से F21 के डायरेक्शन का आप फिगर में ऊपर जाकर देख सकते हैं, इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर R21 कैप होगा। तो यहाँ पे वेक्टर F21 इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R21 कैप। तो दोस्तों इस तरह से हमने कूलाम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम फोर्स या फिर लॉ। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, या फिर ब्रैकेट में आप फोर्स भी पूछेगा तो यही लिखना है, कूलाम फोर्स का वेक्टर फॉर्म पूछेगा तो यही लिखना है, और कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पूछेगा तो यही लिखना है। दोस्तों वेक्टर फॉर्म में तो हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग इस फॉर्म में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम F12 में चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पे वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू, आप देख सकते हैं R12 कैप, ऊपर में आइए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे R12 कैप आप देख सकते हैं कितना के बराबर है, R12 कैप वेक्टर R12 बाई मोड ऑफ वेक्टर R12। तो देखिए यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, R12 के कैप के जगह पे लिखेंगे वेक्टर R12 बाई मोड ऑफ वेक्टर R12। और आप जानते हैं वेक्टर R12 का मोड और वेक्टर R21 का मोड, दोनों का मोड यानी कि मोड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, दोनों सेम है। Q1 से Q2 की ओर वही डिस्प्लेसमेंट है जो Q2 से Q1 की ओर है मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो इसलिए R12 का मोड और वेक्टर R21 का मोड दोनों सेम होगा। तो इसलिए हम लोग, और वो सेम मैग्नीट्यूड जो होगा R के इक्वल होगा, तो इसलिए R को हम लोग मोड ऑफ वेक्टर R12 लिख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा और हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4πε0, यहाँ पे Q1 Q2 अब बाई R के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं R12 का मोड। यहाँ पर R को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R12 का मोड, तो यहाँ पे R12 का मोड का स्क्वायर और यहाँ पे R12, ये हो जाएगा इस पे पावर 3 इंटू R12 वेक्टर। उसी तरह से इस वाले फोर्स को भी हम लोग इस स्टाइल में लिख सकते हैं। देखिए इस स्टाइल में लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर वही काम करेंगे, F21 वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और आप ऊपर में देख सकते हैं R21 कैप आप देख सकते हैं R21 कैप कितना के इक्वल है, देख लीजिए R21 कैप इज इक्वल टू वेक्टर R21 बाई मोड ऑफ वेक्टर R21। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेक्टर R21 बाई मोड ऑफ वेक्टर R21। आप जानते हैं R21 का मोड और R दोनों सेम है, तो R के जगह पे हम लोग R21 का मोड लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई यहाँ पे R21 का मोड का स्क्वायर और यहाँ पे R21, तो ये हो जाएगा वेक्टर R21 के मोड का क्यूब इंटू वेक्टर R21। तो ये कितना बराबर, वेक्टर F21 बराबर। तो आप देख सकते हैं ये भी हमने बॉक्स में घेर दिया। तो ये जो अभी हमने लिखा यह भी कूलाम फोर्स का वेक्टर फॉर्म है। दिस इज वेक्टर
फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं और अच्छा लगे तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमने यूनिट वेक्टर यूज करके लिखा है, और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों ने यूनिट वेक्टर की जगह पे फुल वेक्टर यूज किया है। यहाँ पे हम नाम छूट गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं F12। आप एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं, देखिएगा थोड़ा नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ F12 है, वेक्टर F12 है, तो यहाँ R12 है कैप में। यहाँ पे F21 है वेक्टर, तो यहाँ पे R21 है कैप में। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर F12 है, तो यहाँ पे वेक्टर R12 है, यहाँ पे वेक्टर F21 है, तो यहाँ पे वेक्टर R21 है। यानी इस हिसाब से आपको याद करने में भी सहूलियत रहेगा, और मैग्नीट्यूड तो सबका सेम ही है, आप देख सकते हैं, इसलिए कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना सिखाया। अब देखिएगा कि इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड, इसको इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन 4 और इसको इक्वेशन 5, ताकि जब कभी भी किसी भी इक्वेशन का रेफरेंस देना हो तो हम लोग इजीली इसको दे पाएंगे और इस पे काम कर पाएंगे। अब देखिए, यदि दोनों चार्जेज का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो तब कैसे हम कूलम्ब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए Q1 Q2 दो चार्जेज हैं जिनका पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1 और वेक्टर R2 है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। आप ऊपर में यहाँ पे मैं दिखा भी दे रहा हूँ, Q1 से Q2 की ओर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, Q1 से Q2 की ओर, देखिए Q1 से Q2 की ओर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसका नाम देख लीजिए क्या है, R21 है। तो यहाँ पे हम लोग Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 कहने का मतलब A से B की ओर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे, उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम होगा वेक्टर R21। अब आपने पढ़ा है ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर OB। आप देख सकते हैं वेक्टर OA के हेड पर वेक्टर AB का टेल है, और वेक्टर OB जो है OA के टेल से वेक्टर AB के हेड तक गया है। तो वेक्टर OA की जगह पर देखिए हम क्या लिखेंगे, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर AB की जगह पर लिखेंगे वेक्टर R21, और वेक्टर OB की जगह पर लिखेंगे वेक्टर R2। उसी तरह से आप देख सकते हैं R21, वेक्टर R21 बराबर हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, इसको हम लोग मान लेंगे 6। और इसी तरह से जब आप B से A की ओर लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम लोग R12 बोले हुए हैं ऊपर में, B से यानी Q2 से Q1 की ओर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे उसको हम लोग ऊपर में वेक्टर R12 बोले हुए हैं। तो वो R12 भी आप इसी तरह से निकालेंगे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके, तो वो R12 इज इक्वल टू आपको आएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो इसको हम लोग ले लेंगे 7 सॉरी। अब हम फिर कूलम्ब फोर्स को लिखेंगे, तो आप देखिए फिर दोनों तरफ, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 4 यहाँ पर लिखेंगे। इक्वेशन 4 आप देख सकते हैं लिखा हुआ है F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई वेक्टर R12 के मोड का क्यूब इंटू वेक्टर R12। आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन 4 में देख लीजिए वेक्टर F12 इज इक्वल टू जैसा लिखा हुआ है वैसा मैंने यहाँ पे इक्वेशन 4 से लिख दिया। अब इस इक्वेशन 4 में आप देख सकते हैं वेक्टर R12 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से इक्वेशन 7 से, तो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, ये था फ्रॉम इक्वेशन 4। अभी जो हम लोग लिखने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 7, तो 7 से देखिए आप क्या इसको लिख पाएंगे, वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखिए R12 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, R12 के जगह पे वेक्टर R12 के जगह पर देख लीजिए वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 के मोड का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसको हम लोग बॉक्स में घेर देंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 आप देख सकते हैं, इक्वेशन 5 मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 5 है वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई वेक्टर R21 का मोड का होल क्यूब इंटू वेक्टर R21। यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ जो लिखे हुए ठीक इसका रिवर्स कर देना है, वेक्टर F21 इज इक्वल टू
1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 के वेक्टर R21 के मोड का क्यूब इंटू वेक्टर R21। अब देखिए यहाँ पर हम लोग वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। यहाँ पे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 7 आप फ्रॉम इक्वेशन 6 आप देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 6 वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के मोड का क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो इसको भी हम लोग बॉक्स में घेर देंगे। तो यह भी वेक्टर फॉर्म हो गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम फिर लिख दे रहे हैं, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म तब का है जब हमने पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो, तब इस स्टाइल में वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। अगर आप यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग लिखना चाह रहे हैं तो इस स्टाइल में लिखेंगे, अगर फुल वेक्टर के अकॉर्डिंग लिखना चाह रहे हैं तो इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। दोस्तों एक बात मैं और आपको बताऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन 5 से वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई वेक्टर R21 के मोड का क्यूब इंटू वेक्टर R21। ये चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 मोड ऑफ वेक्टर R21 का क्यूब इंटू वेक्टर R21। मैं आपको बताऊं कि ये जो फार्मूला हम लोगों ने निकाला है वेक्टर फॉर्म में, चाहे कैप के रूप में निकाला हो चाहे वेक्टर के रूप में, यह फार्मूला जनरल फार्मूला है। जनरल कहने का मतलब कि ये एक्सप्रेशन जो है लाइक चार्जेज के लिए भी ट्रू है और अनलाइक चार्जेज के लिए भी। जब आप चार्जेज को लाइक लेंगे, जैसे इफ Q1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, Q2 इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो देन क्या होगा देख लीजिएगा, Q1 इंटू Q2 वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव होगा तो आप देख सकते हैं F21 क्या होगा, पॉजिटिव। और जब F21 पॉजिटिव होगा तो F21 किसके अलोंग होगा, आप देख सकते हैं F21 अलोंग R21। अगर जब ऐसा होगा तो हम समझेंगे कि दोनों के बीच कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सन। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू निगेटिव लेते, फिर Q2 इज इक्वल टू निगेटिव लेते, तब भी आपका Q1 Q2 कैसा आता, पॉजिटिव ही आता। और वहाँ पर भी आपका F21 किसके अलोंग होता, R21। F21 अगर R21 के अलोंग है, इट मीन्स उनके बीच फोर्स कैसा लग रहा है, रिपल्सन। लेकिन अगर दोनों अनलाइक चार्जेज होते, अब देख लीजिए यहाँ पे, ये हम लोगों ने लाइक चार्जेज के लिए ये निकाला है। अब देखिए अगर दोनों अनलाइक चार्जेस होते, इफ Q1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, Q2 इज इक्वल टू निगेटिव, तो बताइए Q1 इंटू Q2 क्या हो जाएगा, निगेटिव। वैसे केस में आपका वेक्टर F21 वो भी क्या होगा, निगेटिव। जब वेक्टर F21 निगेटिव होगा तो आप देख सकते हैं वेक्टर F21 किसके अलोंग होगा, R21 के कि माइनस R21 के। और जब ही वो माइनस R21 के अलोंग होगा हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। यानी एक ही वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला लाइक चार्जेस के लिए भी काम करेगा और अनलाइक चार्जेस के लिए भी। आपको अलग अलग दोनों चार्जेस के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह भी बात मैंने बता दिया। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हम इक्वेशन 2 से फिर लिखेंगे वेक्टर F12 का फॉर्मूला। आप देख सकते हैं वेक्टर F12 का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R12 कैप। तो देखिए यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R12 कैप। आपने पढ़ा है कि यहाँ पे R12 कैप हो और R21 कैप है, दोनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन आप ऊपर फिगर में देख सकते हैं R12 कैप और R21
टू कैप दोनों जो है डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये निगेटिव वेक्टर का डिफिनीशन से वेक्टर r1 टू कैप इज इक्वल टू माइनस वेक्टर r2 वन कैप। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस पहले दे देंगे और r1 टू कैप के जगह पे r2 वन कैप लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा r2 वन कैप। आप ऊपर में जाके देख लीजिएगा इतने क्वांटिटी को ऊपर में F21 लिखा हुआ है वेक्टर, इस क्वांटिटी को ऊपर में वेक्टर F21 लिखा हुआ है, तो माइनस वेक्टर F21 हो जाएगा कितना बराबर, तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू, यानी वेक्टर फॉर्म में लिखने से यह भी मालूम हुआ कि दोनों फोर्स जो लगते हैं, दोनों चार्जेस द्वारा एक दूसरे पे जो फोर्स लगे वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हुए और डायरेक्शन में अपोजिट हुए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।